नमस्कार, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और आज के इस सत्र में हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक विकास, जिससे ग्रेड 1 की परीक्षा में यूं कह सकते हैं कि हर बार एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। कुछ भी नहीं पूछेगा तो वो ये पूछ लेगा कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, और उत्तर हो जाएगा जा प्याजे साहब। आइए शुरुआत करते हैं और बहुत ही डिटेल में एक एक बिंदु को स्पष्ट रूप से समझते हुए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञान क्या है। संज्ञान यानी कि कॉग्निशन। कॉग्निशन की अगर मैं बात करूं तो कॉग्निशन या संज्ञान एक अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका मतलब होता है कॉग्निशन। और कॉग्निशन का मतलब क्या है? कॉग्निशन का मतलब यह है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस परिवेश में हमारा रहना है, जो भी चीजें हैं, उन परिवेश की समस्त घटनाओं, व्यक्तियों, वस्तुओं के बारे में जो भी अवधारणा हमारे मन में विकसित होती है, जो भी संप्रत्यय हमारे मन में विकसित होते हैं, जो भी संकल्पना हमारे मन में विकसित होती है, वही संज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनरल बात करूं तो मैं जिस कलर की स्वेटर पहन के आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूं, ये काले रंग की है। अब कभी ना कभी जिंदगी में किसी ना किसी ने तो आपको बताया होगा ना कि ये जो रंग है ये काला रंग होता है, ये कलर येलो है, ये कलर ग्रीन है। आप जिस डिवाइस पर इस वक्त क्लास देख रहे हो उस क्लास को कहते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं मोबाइल फोन। कभी ना कभी किसी ने तो आपके जीवन में ये बात आपको बताई होगी या आपको पता चला होगा कि इसको मोबाइल फोन कहते हैं, इसको टीवी नहीं कहते, इसको रेडियो नहीं कहते। तो बेसिकली संज्ञान क्या है, डिटेल में बात करते हैं कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं उसमें विद्यमान समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं आदि के बारे में विकसित अवधारणा अथवा बोध को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। यानी ये जो बोध हमारे मन में विकसित हुआ, ये जो नॉलेज हमारे मन में आया, हमारे मन का मतलब हमारे दिमाग में जो भी किसी भी चीज को लेकर जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वो जैसे जैसे हमारे दिमाग में आया वही संज्ञानात्मक विकास है। तो फिर संज्ञान क्या हुआ? संज्ञान का मतलब है कि किसी भी विषय वस्तु को लेकर आपके मन में जो भी अवधारणाएं हैं वो संज्ञान है, और वो जैसे जैसे विकसित हुई वो संज्ञानात्मक विकास है। अब देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं केवल कॉग्निशन की बात करूं तो अंग्रेजी का एक अच्छा सा डेफिनेशन है, एपीए की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कॉग्निशन रेफर्स टू ऑल इंटरनल प्रोसेस विच अकर्स इन माइंड विच इंक्लूड्स थिंकिंग, रीजनिंग, सिंबलाइजिंग, whatsoever it may be। मतलब आप किसी चीज को देखकर जो सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो, मैं आपको कह दूं 4+4 क्या होता है, तो आपको यह पता है कि ये 4 है, आपको यह भी पता है ये एडिशन का साइन है, जोड़ने का साइन है, ये बराबर का साइन है। और जो ये बात मैंने लिखी है, इस जो एक प्रॉब्लम मैंने लिखी है, इसका मतलब इनको जोड़ना होगा, इसका उत्तर 8 आता है। तो मस्तिष्क में जो भी गतिविधि चलती है और जिस कारण चलती है वही संज्ञान है, समज्ञान। कहने को हम कह सकते हैं समज्ञान यानी अच्छा ज्ञान, लेकिन संज्ञान का मतलब अगर मैं बिल्कुल लेमन टर्म्स में बात करूं, देसी भाषा में बात करूं, हम बहुत जीरो से चलेंगे, एकदम फर्श से चलकर अर्श पर पहुंचेंगे इस टॉपिक की। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में आपको कुछ भी पता है, कुछ भी, तो वो संज्ञान है। जैसे मान लीजिए मैं एक बॉटल की आपको बात कहूं, अब आप इस बॉटल को देख के कह सकते हो सर ये वाटर बॉटल है, लेकिन आप कहोगे कि साहब ये प्लास्टिक की बोतल है।
आपने इस बोतल को देखा नहीं, लेकिन इस बोतल को मतलब छुआ नहीं है, सिर्फ वर्चुअली इस बोतल को देख रहे हो, लेकिन इसे देखकर आप कह सकते हो कि साहब ये तो प्लास्टिक की बोतल है, इसमें पानी है। ये प्लास्टिक की है, ये कैसे पता चला आपको? ये आपका संज्ञान है। आपको सामने अगर मैं ये एक और बोतल रखूं और कहूं कि इसके बारे में बताओ, तो आप कहोगे कि साहब ये स्टेनलेस स्टील की बोतल है, और इस बोतल को देख के कहोगे साहब जरूर इसमें या तो गर्म पानी होगा या फिर इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसमें आप पानी अगर गर्म रख दो तो वो पानी देर समय तक गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको अगर किसी भी वस्तु, किसी भी विषय, किसी भी घटना के बारे में अगर पता है तो वो आपका संज्ञानात्मक विकास है। और वो जितनी भी चीजें आपको पता है जिसके कारण आप जो भी मेंटल प्रोसेसिंग कर सकते हो, जिसमें एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, किसी चीज को देखना, चिंतन, कल्पना, तर्कना, समस्या समाधान, निष्कर्ष, ये जितनी भी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित है वो सब संज्ञान के अंदर आती है। अब इस संज्ञान की इतनी बातचीत ही क्यों कर रहे हैं? तो साहब इसकी इतनी बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत चर्चा में रहता है, और उस सिद्धांत के बारे में जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा कार्य किया है उनका नाम होता है जां पियाजे साहब। तो पियाजे साहब के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद हम इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जां पियाजे। बचपन से बड़े ही इंटेलिजेंट थे। अमूमन इनको जीन पियाजे कहते हैं हम, क्योंकि इनका जो इंग्लिश में नाम है वो JEANPIAGET है, लेकिन इनका जो वास्तविक उच्चारण है इनके नाम का वो जीन पियाजे नहीं है, जां पियाजे है। तो पियाजे साहब की बात करते हैं। माफ कीजिएगा, स्विस मनोवैज्ञानिक थे। और अल्फ्रेड बिने, जिनको हम इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण शोध करने के कारण जानते हैं, जिनको हम मानसिक आयु के संप्रत्यय का निर्माण करने के कारण जानते हैं, वही बिने टेस्ट वाले, थियोडो साइमन और बिने के जिन्होंने जो टेस्ट किया था, उन बिने के असिस्टेंट रहे थे ये, जब वो इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर कार्य कर रहे थे। पियाजे साहब स्वयं को जीनेटिक एपिस्टीमोलॉजिस्ट कहते थे। ये कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। पियाजे स्वयं को जीनेटिक एपिस्टीमोलॉजिस्ट कहते थे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको जो आपके पीडीएफ नोट्स हैं उनमें मिल जाएगा। अब ये जीनेटिक एपिस्टीमोलॉजिस्ट क्यों कहते थे? क्योंकि ये अपने आप को उस विषय के ऊपर शोधकर्ता मानते थे जो विषय ये तय करता है या ये जानने की कोशिश करता है कि मनुष्य में आखिर ज्ञान का निर्माण कैसे होता है ना। मजेदार बात, एपिस्टीमोलॉजी दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, और यह शाखा इस बात के ऊपर कार्य करती है, शोध करती है कि ज्ञान की संकल्पना का निर्माण कैसे होता है और ज्ञान की परिसीमाएं क्या है मनुष्य में। ज्ञान का निर्माण और ज्ञान की परिसीमा, इस बारे में इन्होंने काम किया। पियाजे साहब के लिए एक और बात है जो हमें जाननी चाहिए कि इन्होंने जो अपनी पूरी रिसर्च करी, करीब 60 साल इन्होंने इसी कार्य के ऊपर रिसर्च की, संज्ञानात्मक विकास के ऊपर रिसर्च की। और पियाजे साहब ने अपनी जो भी रिसर्च करी वो अपनी 3 संतानों के ऊपर की। उनकी संतानों के बारे में भी हम अभी जानने की कोशिश करेंगे, जिनको अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उन्होंने जिनके ऊपर कार्य किया। 3 संतानों पर शोध। अब आइए पियाजे साहब के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको हमें जान लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पियाजे अपनी इस पूरी रिसर्च थ्योरी में संज्ञानात्मक विकास की एक सामान्य व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जिसके सभी पक्ष समान प्रणाली का अनुसरण करते हुए एकीकृत स्वरूप में परिवर्तित होते हैं। संज्ञानात्मक विकास की सामान्य व्याख्या, एक जनरल थ्योरी, एक जनरल एक्सप्लेनेशन देते हैं, और इसके सभी पक्ष, जैसा कि मैंने कहा, सभी पक्ष समान प्रणाली का अनुसरण करते हुए एकीकृत स्वरूप में परिवर्तित होते हैं।
अब ये पंक्ति आपको, ये वाक्य आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि सर इस सामान्य व्याख्या, एकीकृत स्वरूप, परिवर्तित होना, क्या है ये? तो ध्यान से सुनिए, आगे मैं 3 पॉइंट और लिखाऊंगा, उसमें आपको ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी, ऑल द नोट्स में भी आपके होगी। पहली चीज, पहली बात, इसको कंफ्यूज मत होइए, इसमें ये वाक्य को एज इट इज समझिएगा, लेकिन समझना किन चीजों को है वो 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पियाजे कहते हैं कि जो भी अवस्थाएं, 4 इन्होंने महत्वपूर्ण अवस्थाएं दी थी, यह अवस्थाएं सार्विक हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति का जो संज्ञान है वो 4 अवस्थाओं से होता हुआ निकलता है। अभी हम उन 4 अवस्थाओं को समझने की कोशिश करेंगे। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन ये चारों अवस्थाएं यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं। हिंदुस्तान का व्यक्ति भी इन्हीं चारों अवस्थाओं से होता हुआ गुजरेगा, नेपाल का व्यक्ति भी इन्हीं अवस्थाओं से होता हुआ गुजरेगा, युगोस्लाविया का व्यक्ति भी इन्हीं अवस्थाओं से होता हुआ गुजरेगा, अमेरिका का व्यक्ति भी इन्हीं अवस्थाओं से होता हुआ गुजरेगा। ये बात कहते हैं पियाजे साहब, नंबर 1। नंबर 2 कि ये अवस्थाएं अपरिवर्तनशील हैं, इनमें बदलाव नहीं हो सकता। यह है अवस्थाएं अपरिवर्तनशील हैं, किसी भी किस्म का बदलाव इन अवस्थाओं में संभव नहीं है। आपको लगे कि कोई व्यक्ति के लिए, क्योंकि जैसे वो कहते हैं जन्म से 2 वर्ष एक व्यक्ति की संवेदी पेशी या संवेदीगामक अवस्था है, तो ऐसा नहीं है कि किसी की संवेदीगामक अवस्था केवल 1 ही वर्ष आ जाएगी। किसी के लिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष जो रहती है वो 2 से 5 वर्ष ही होगी। ठीक है, तो ये पहली चीज की अवस्थाएं सार्विक हैं, सबके लिए एक समान है, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। और दूसरी, ये अवस्थाएं अपरिवर्तनशील है, इनमें बदलाव संभव नहीं है। और इसी बदलाव से एक और पॉइंट आता है कि इन अवस्थाओं को छोड़ा या टाला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन में पहली अवस्था आई फिर सीधी तीसरी अवस्था आ जाएगी, चौथी अवस्था आए ही नहीं, दूसरी अवस्था नहीं आए। तो हर व्यक्ति इन्हीं चारों अवस्थाओं से इसी प्रकार से गुजरता है। यह बात पियाजे साहब कहते हैं। पियाजे साहब के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये सारे वाक्य, ये सारी चीजें आप जब नोट्स डाउनलोड करोगे तो वहां आपको मिल जाएगा, ज्यादा परेशान होने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब आइए उन बिंदुओं पर चलते हैं जहां से प्रश्न निकलते हैं। सबसे पहले पियाजे ने अपनी पूरे संज्ञानात्मक विकास को समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं प्रस्तुत करी, कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स दिए। इन अवधारणाओं, इन कॉन्सेप्ट्स को समझे बिना हम संज्ञानात्मक विकास को कभी भी किसी भी सूरत हाल में नहीं समझ सकते। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पियाजे साहब एक शब्द देते हैं जिसका नाम होता है स्कीम, SCHEMES। अब इस स्कीम को आप कंफ्यूज नहीं होना कि साहब नीचे एक स्कीमा भी लिखा हुआ है। पहले स्कीम को समझो। स्कीम से पियाजे साहब कहते हैं कि यह व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न है, व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न है जिसे दोहराया जा सके, जिसे दोहराया जा सके। कोई भी व्यवहार, आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो कहने को वो लगता है कि एक व्यवहार है, लेकिन उस व्यवहार में एक से अधिक बहुत सारी गतिविधियां लगातार होती रहती हैं। और हर बार जब आप उन व्यवहारों को दोहराते हैं तो उनमें कुछ बदलाव होते हैं, उनमें कुछ सामान्यीकरण होते हैं और इसके कारण वो व्यवहार और बेहतर होते जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं साहब गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी चलाना। अब एक साधारण सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो वो कैसे चला रहा है? गाड़ी क्या कोई पैरों पर चलने वाली वस्तु है? वो साहब उस वक्त स्टीयरिंग चला रहा होगा, स्टीयरिंग को घुमा रहा होगा, वो उस वक्त एक्सीलरेटर पर पैर रख रखा होगा उसने, वो लगातार जो गियर है उसका उसे बदलने की कोशिश कर रहा होगा, वो बीच बीच में हॉर्न भी दे रहा होगा, गाड़ी के जो टायर हैं वो घूम रहे होंगे और बाहर बैठा हुआ व्यक्ति एक सामान्य सी बात कहता होगा कि देख गाड़ी चल रही है या गाड़ी जा रही है।
या फिर ऐसे कहूं कि आप अगर अपनी कोचिंग जब भी पढ़ने जाते हो तो आप क्या करते, अपन कहते हो कि साहब मैं कोचिंग पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन आप कोचिंग पढ़ने जा रहे हो तो आप एक पूरा एक व्यवहार है जिसे दोहरा रहे हो। आप घर से निकलोगे, आप बस पकड़ के अपने कोचिंग सेंटर पे जाओगे, वहां पर आपको यह भी पता है कि भाई जो दूसरा माला है, दूसरा फ्लोर है, उस फ्लोर पर मेरा जो कमरा है वहां मुझे बैठना है, रुकना है, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे व्यवहार जो होते हैं और जिनके दोहराव से व्यक्ति सीखता है बार बार। अब जब मैं स्कीम शब्द की बात कर रहा हूं तो पियाजे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। पियाजे कहते हैं कि व्यक्ति अकस्मात कुछ छोटी छोटी घटनाएं करता है और उनके आधार पर वो चीजें सीखता है। जैसे एक छोटा बच्चा 4-5 महीने का हो जाएगा तो वो चीजों को गिराना सीख जाता है, तो यहां पर वो बार बार गिराता है चीजों को, जिससे उसे पता चलता है कि डेप्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है। तो किसी भी विषय वस्तु की डेप्थ जानने के लिए, गहराई का संप्रत्यय दिमाग में विकसित करने के लिए वो व्यवहारों के एक संगठित पैटर्न को दोहराता है, चीजों को गिराना। और इसी को पियाजे ने अपनी ओरिजिनल रिसर्च में ड्रॉपिंग स्कीम नाम दिया था। क्लियर है? ड्रॉपिंग स्कीम यानी चीजों को बार बार दोहराकर आप अगर कुछ कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, संज्ञान का निर्माण कर रहे हो, स्वयं का संज्ञानात्मक विकास कर रहे हो, वही स्कीम है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए आगे लिखते हैं। अब देखिए, स्कीम तो समझ लिया, ये स्कीमा क्या है साहब? तो देखिए, यह बात याद रखिएगा, अगर पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का शरीर है तो स्कीमा उस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आत्मा। इस तथ्य को समझे बिना संज्ञानात्मक विकास को समझा नहीं जा सकता। बहुत से विद्यार्थी इस टॉपिक को समझते हैं, स्कीमा के मतलब को समझते हैं, लेकिन वो अक्सर बहुत सी भूल कर देते हैं। आइए आने वाले 4-5 मिनट में आपके जो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं बनाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले तो स्कीमा क्या है एक बार लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्कीमा के लिए एक बात कही जाती है और वो बात यह है कि किसी भी विषय पर ज्ञान का एक संगठित समूह, किसी भी विषय पर ज्ञान का संगठित समूह जो स्थायी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है हमारी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में एकत्रित होता है। एकत्रित होता है ज्ञान का एक संगठित समूह जो एकत्रित होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जैसे मान लीजिए, मैं वापस इसी चीज के ऊपर आता हूं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस बोतल के बारे में भाई कुछ बताओ, तो आप क्या कहोगे कि साहब ये एक प्लास्टिक की बोतल है, ये एक सिलेंड्रिकल आकार की बोतल है, इस बोतल का रंग है काला, इसमें पानी दिखाई दे रहा है, यानी ये ट्रांसपेरेंट बोतल है। हो सकता है कोई कंपनी नाम अगर किसी को दिख जाए तो बोले साहब ये सेलो की या मिल्टन की किसी भी कंपनी की बोतल है। तो ये कुछ जानकारियां रही जो इस बोतल के बारे में आपको मिली और आपने सीधे सीधे वो जानकारियां बता दी। मैं याद करो, जब संज्ञान की बात कर रहा था तब मैंने यही बात कही थी कि हम हमारे परिवेश के बारे में जो भी चीजें जानते हैं और उस जिस अवधारणा का, जिस बोध का विकास करते हैं, वही संज्ञानात्मक विकास है। लेकिन जो सूचनाएं किसी भी वस्तु के बारे में हमारे दिमाग में एकत्रित होती हैं, वो सूचना अक्सर जाती कहां पर है? ठीक है, तो ऐसा मान लो दिमाग एक तरह का कंप्यूटर है। देसी भाषा में बात करें तो दिमाग क्या है? एक किस्म का कंप्यूटर। एक किस्म का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर के अंदर अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं और हर विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना, कुछ भी हो, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां इस कंप्यूटर के फोल्डर में स्टोर्ड हैं। तो अब इस प्लास्टिक की बोतल में जो जो जानकारियां स्टोर्ड थी, उन जानकारियों को आप क्या कहोगे? वो है स्कीम। फिर से देखना, अब मैं जो बात बता रहा हूं, जो मैंने लिखवाया उसको दोहराते हैं। किसी भी विषय पर ज्ञान का संगठित समूह,
ज्ञान का, बोतल के बारे में जितना भी ज्ञान था उसका संगठित समूह है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में एकत्रित हो, आपको पता हो। अब कोई आपको जाके बोले कि बस पता है ये जो प्लास्टिक है ये वो वाला प्लास्टिक है, कोई कहते कि सर ये इरिवर्सिबल प्लास्टिक है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, तो एक जानकारी और दिमाग में फिट हो गई। ऐसे हम धीरे धीरे हमारे स्कीमा का निर्माण करते रहते हैं और जनरली चीजें आती जाती हैं। अब आप कभी भविष्य में ऐसी ही इससे मिलती जुलती कोई बोतल देखोगे तो साहब बोलोगे कि यार ये तो बिल्कुल वैसी ही बोतल है जैसी हमने वो एक ऑनलाइन क्लास में, सर वाली क्लास में हमने देखी थी। तो क्या हुआ, आपकी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो बार बार होती रही उस चीज को लेकर, सामने फिर आपके दिमाग में वैसी बोतल आई तो एक इमेज आगे आ गई। तो इसके बारे में ऐसा भी कहते हैं कि यह है एक मानसिक क्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। एक ऐसी मानसिक क्रिया जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, क्या कहलाएगी? आपकी स्कीमा। ठीक है, स्कीमा। इसके बारे में एक बात और कहते हैं कि यह अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका है। जो भी हमने अनुभूतियां की है, जो भी हमने चीजें ग्रहण की है, जाना है, भाई आपने इसको काली बोतल क्यों कहा? क्योंकि साहब ये जो रंग है इसको काला रंग कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा है। आप जो मैंने ये पहन रखी है इसको आप स्वेटर क्यों कह रहे हो? क्योंकि साहब इस तरह के शरीर पर पहने जाने वाले वस्त्र को स्वेटर कहा जाता है, हम जानते हैं। कहीं अनुभव किया हो, वो चाहे जानकर किया हो चाहे स्वयं पहनकर किया हो, क्या कहोगे? तो इस प्रकार के अनुभवों से आप अर्थ निकाल रहे हो कि सर जो आपने पहन रखा ये भी स्वेटर है, क्योंकि ऐसी स्वेटर मेरे पास भी है। ये क्या है? आपका एक तरह का स्कीमा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं। अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि साहब फिर इस स्कीम और स्कीमा में अंतर क्या है? स्कीम और स्कीमा में अंतर क्या है? तो ध्यान से सुनिए, मैंने जब आपको स्कीम बताई थी तो मैंने कहा था गाड़ी चलाना, कि साहब आप गाड़ी चला रहे हो। तो गाड़ी चलाने की प्रक्रिया में बहुत सारे व्यवहार हैं जिनको दोहराया जा रहा है, तब जाकर आप कहेंगे कि गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है क्योंकि स्टीयरिंग घूम रहा है, गाड़ी चल रही है क्योंकि टायर घूम रहे हैं, गाड़ी चल रही है क्योंकि गियर बार बार शिफ्ट हो रहे हैं, गाड़ी चल रही है क्योंकि एक्सेलरेटर पर पैर चल रहा है, गाड़ी चल रही है क्योंकि अगर सामने कोई वस्तु आ जाए तो ब्रेक पर पैर चल जाता है, गाड़ी चल रही है क्योंकि आगे पीछे जो शीशे हैं उनमें देखते हुए व्यक्ति चल रहा है। अब ध्यान से सुनिए, यह पूरी प्रक्रिया क्या थी? स्कीम थी, व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न जिसे दोहराया जा रहा था। लेकिन इस व्यवहार में एक्सीलरेटर क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, आपको कैसे पता चला? वो जो एक चक्रिया सा होता है उसको ऐसे ऐसे करना होता है, इसको स्टीयरिंग कहते हैं। किसी ने तो जिंदगी में बोला होगा कि इसको स्टीयरिंग कहते हैं, किसी ने तो कहा होगा कि 5 गियर लगते हैं, एक रिवर्स गियर होता है, किसी ने तो जिंदगी में बताया होगा कि ये जो घूमते हैं ये टायर हैं, किसी ने तो कहा होगा कि क्लच ऐसे दबाया जाता है, ब्रेक ऐसे लगाया जाता है, इसको ब्रेक कहते हैं, इसको क्लच कहते हैं। यानी उन व्यवहारों में शामिल होने वाले वो जो व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे दोहरा रहे हो, जिसे स्कीम कहते हैं, उसमें शामिल होने वाली जितनी भी चीजें हैं, उसके बारे में जितना भी नॉलेज है, ज्ञान है, वो ज्ञान क्या बन जाएगा? स्कीमा। अब आप कहोगे गुरुजी बहुत ज्यादा हाई फाई चीज बता दी, मारे तो थोड़ी देसी भाषा में बताओ। तो आओ देसी भाषा में समझते हैं। एक छोटा बच्चा था, मम्मी से उसने पूछा कि मम्मी ये क्या है? मम्मी ने कहा बेटा ये बिल्ली है। क्या है बेटा? ये बिल्ली है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे समझ में नहीं आता स्कीमा। मम्मी ने कहा कि बेटा ये बिल्ली है, तो बच्चे को समझ में आ गया, अच्छा बिल्ली है, बिल्ली भूरे रंग की होती है और बिल्ली जो है उसके 4 पैर हैं और बिल्ली की एक पूंछ होती है। इस तरह से उसने अपनी पूरी सूचनाएं, जानकारियां बिल्ली को लेकर अपने दिमाग में फिट कर ली। यानी बिल्ली को लेकर एक जानकारियों का समूह
उसके दिमाग में फिट हो गया, ज्ञान का एक संगठित समूह फिट हो गया, यानी बिल्ली का एक स्कीमा उसके दिमाग में बन गया। अब हुआ क्या, एक दिन की बात, बच्चा घर पे खेल रहा था, एक और बिल्ली देख ली उसने। बोला मम्मी ये क्या है? मम्मी ने कहा ये भी बिल्ली है। बच्चा कंफ्यूज है कि माता राम काल ताई तो थे कह रहा बिल्ली भूरा रंग की हो गए, आज ये काले रंग की क्यों बताई आपने? तो मां ने कहा बेटा बिल्ली काली भी होती है। अब बच्चे ने फिर अपने दिमाग में एक नॉलेज फिट किया कि नहीं, बिल्ली 4 पैरों की है, फर है, लेकिन काली भी है, भूरी भी है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रही। एक दिन उसने इस जानवर को देख लिया, बोला मम्मी ये क्या है? खरगोश है। मम्मी ने कहा नहीं बेटा ये भी बिल्ली है। उसका ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा बेटे बिल्ली सफेद भी हो सकती है। तो ठीक है, दिमाग में उसको एक और चीज, जब बचपन में था, एक और चीज फिट हो गई कि बिल्ली सफेद भी हो सकती है। और इस प्रकार से धीरे 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 उसके दिमाग में बिल्ली को लेकर एक संप्रत्यय विकसित हो गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बच्चा, एक बार की बात है, अपने स्कूल में एक कंपटीशन करवाया गया। स्कूल में टीचर ने कहा कि बेटा बताओ, गाय के ऊपर निबंध लिख के बताओ। उसने गाय के ऊपर निबंध लिखा। निबंध में उसने लिख दिया गाय हमारी माता है, गाय के एक पूंछ होती है, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय हमें दूध देती है, गाय सफेद रंग की होती है। टीचर गए, टीचर ने उसका ऐसे देखा और बोले इधर आ, ये क्या लिख रखा है तूने? इधर आ, ये क्या है? बोले सर मैंने तो गाय पर निबंध लिख रखा है। बाकी तो ठीक है, ये गाय सफेद रंग की होती है, ये कैसे लिखा तूने? बोले साहब मैंने तो सफेद रंग की गाय देखी है, मैं तो छोटा बच्चा हूं, मेरे घर में एक गाय है जो सफेद रंग की, और गाय मैंने देखी नहीं। टीचर उसे अपने घर पे ले गए, बोले एक काम कर, तू यहाँ घर पे चल मेरे, और उसे बोला कि बता ये कैसे रंग की गाय है? गुरुजी गाय तो भूरे रंग की है, मैंने तो आज तक सिर्फ सफेद ही गाय देखी थी। बेटा गाय भूरी भी हो सकती है। ये गाय? बोले गुरुजी ये गाय तो काले रंग की है, गाय काली भी होती है। बोला हाँ। अब अगली बार जब वो बच्चा निबंध लिखेगा तो क्या वो ये लिखेगा कि गाय सफेद रंग की होती है? नहीं, वो लिखेगा कि गाय भूरी भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, चितकबरी भी हो सकती है। तो इस तरह की चीजें, किसी भी विषय वस्तु पर जो ज्ञान, जो सूचनाएं हमारे दिमाग में आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, फिट होती जाती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती रहती हैं, उन्हीं का संकलन स्कीमा कहलाता है। और स्कीमा की फुल फॉर्म, स्कीमा का जो बहुवचन होता है वो होता है स्कीमेटा। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, और वो है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन यानी कि अडैप्टेशन। अडैप्टेशन क्या होता है? हमेशा पर्यावरण में, वातावरण में अनेक बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, और अक्सर उन परिवर्तनों को बदलने की बजाय हमें अपने अंदर परिवर्तन करना होता है। जैसे एक सरल सा उदाहरण, जब गर्मियां थी तो हम सब शर्ट पहनते थे, जब सर्दियां आई तो हम सब ने स्वेटर पहननी शुरू कर दी। हम कई बार गर्मी होती है तो हम इस तरह के पेय पदार्थ पीने की कोशिश करते हैं, जलजीरा, कैरी का पानी, ये सारी चीजें। जब सर्दियां आती हैं तो हम राबड़ी पीने की कोशिश करते हैं, उन सब चीजों को खाने पीने की कोशिश करते हैं जो हमारे शरीर को गर्म रखे। तो अनुकूलन कुछ और नहीं है, वातावरण में जो बदलाव होते हैं उनके आधार पर स्वयं को समायोजित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, वातावरण में हुए बदलाव के चलते स्वयं को समायोजित करने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। वातावरण में बदलाव हुआ, आपने उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लिया, ये क्या है? अनुकूलन है। जब यह चीज मनोवैज्ञानिक स्तर पर हो, ये तो वातावरण था, आपके बाहरी वातावरण में परिवर्तन हुआ, आपने कुछ किया। जब ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता है तब यहां पर 2 चीजें काम में आती है। यानी कुछ ऐसा समझ लो कि कोई समस्या आपके सामने आए और उस समस्या को आपको हल करना है। चाय बनाने की जरूरत पड़ी, एक बहुत बेसिक उदाहरण की बात करूं, और घर में चीनी नहीं है। आप क्या कहोगे कि चलो कोई बात नहीं, चीनी कौन लेकर आए, गुड़ की चाय बना लो।
यानी दिमाग ने आपको सूचना दी, आपके ज्ञान में, संज्ञान में, स्कीमा में एक परिवर्तन हुआ कि चाय जो है, जिसके लिए आपको पता था कि इसमें चीनी डलती है, नहीं, चीनी का काम गुड़ से भी किया जा सकता है। और इसी तरह से आप समस्या का समाधान करते हुए अपने ज्ञान में परिवर्तन करने की कोशिश करते हो। यही अनुकूलन है। वातावरण में आए हुए बदलाव के चलते जब आप स्वयं को उससे समायोजित करने की कोशिश करते हो, वही अनुकूलन है। अब यह अनुकूलन दो तरीके से हो सकता है, दो पैटर्न है इसको करने के। पहला है आत्मसातीकरण, और दूसरा है समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण, समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, और समाविष्टीकरण जिसको कहा जाता है एक्कोमोडेशन। एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन बेसिकली क्या है कि पुराने संकलित ज्ञान के आधार पर अगर आप किसी नई समस्या का हल कर लो तो वो क्या है? आत्मसातीकरण है। और नई समस्या का हल करते हुए आपके पुराने जो ज्ञान है, पुराना जो स्कीमा है, वो फेल हो जाए और आपको एक नए ज्ञान को जानने की जरूरत पड़े, दिमाग में एक नया ज्ञान इनपुट करने की जरूरत पड़े क्योंकि नई समस्या को हल करना है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा समाविष्टीकरण यानी एकोमोडेशन। देसी उदाहरण आप में से कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ भी रखा होगा, मैं अक्सर इसी उदाहरण से समझाता हूं। हम एक देसी परिवार के लोग हैं साहब, हमारे घरों में ऐसी ही नल लगी हुई रहती है। जब भी पानी पीने की इच्छा हुई, हमें तो ये पता है कि भाई ये टूटी है, इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, यहां से पानी आता है, अपन पानी पी लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, होटल्स वगैरह होते हैं, वहां पे नल होती है कुछ इस प्रकार की। अक्सर हम कहीं होटल वगैरह में खाना खाने जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो अपने को कुछ ऐसी नल दिखती है, अपने को पता चलता है यार ये नल चलती कैसे है, इसके तो कोई टूटी टुंडक लगा हुआ ही नहीं है। तो यहां पर हुआ क्या? हमारे ज्ञान में, हमारे संज्ञान में जो नल को खोलने को लेकर जितनी भी सूचना, जितनी भी जानकारियां फिट थी, नल खोलने को लेकर जो हमारा स्कीमा था, वो सारा इसी नल के इर्द गिर्द था, इसी नल के इर्द गिर्द था। यानी उससे आप नल को नहीं खोल पाए, काम नहीं बना। अब हम क्या करते हैं? हमने इस तरह की नल देखी तो हम क्या करते हैं? हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं। जब भी ऐसे किसी होटल के वॉशरूम में जाते हैं, देखा हमने कि हमने जिस प्रकार से नल को खोलने की कोशिश करी उससे नल खुली नहीं, अपन सोचते हैं कि एक काम करते हैं, कोई और आएगा उसको देखते हैं। वो आदमी की यहां टूटी खोला आपा देखा, फिर पता चलता है वो आदमी नल के नीचे से हाथ रखता है, पानी अपने आप आता है, ऑटोमेटिक सेंसर लगा होता है, तब पता चलता है यार ये नल तो ऑटोमेटिक चलती है। और आप उसी वक्त ऐसे समझ जाते हो कि अच्छा इस नल को तो ऐसे खोला जाता है, और फिर आप खुद उसी तरह से हाथ धोने की कोशिश करते हो। ये घटना हम सबके साथ घटित हुई है और हम सब ने इसी प्रकार से इस नल को खोलने की जो तरीका है वो क्या शायद ऐसे ही सीखा होगा। किसी ने किसी को देखकर अपने आप को अल्बर्ट बांडुरा का स्टूडेंट बनाकर हमने इसको सीखा होगा। तो बेसिकली क्या है? आत्मसातीकरण का अभिप्राय क्या है कि जब मौजूदा जानकारी की मदद से आप किसी समस्या का समाधान कर पाएं, क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण। मौजूदा ज्ञान, मौजूदा जानकारी, मौजूदा सूचनाओं का संकलन, मौजूदा स्कीमा की बदौलत मदद से आपने एक समस्या का समाधान कर दिया। क्या है? आत्मसातीकरण है। और मान लो कुछ इस तरह की नल हुई जहां पर मौजूदा ज्ञान से काम बना नहीं, तो अक्सर कई बार समस्या समाधान प्रक्रिया में, समाधान की प्रक्रिया में मौजूदा ज्ञान के उपयोग से
हल प्राप्त नहीं होता, ऐसे में व्यक्ति को अपने स्कीमा में आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं। और यही क्या है? यही आत्म साथीकरण है। देखो, मैं एक बात आपको बता दूं कि आप जो पीडीएफ नोट्स हैं उनमें आपको यहां पर मैं सिर्फ एक आध लाइन लिखवा रहा हूं, लेकिन पीडीएफ नोट्स में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 2-4 और एग्जांपल्स आपके साथ यहां पे रखे हैं ताकि आपको और बेटर ढंग से जब आप केवल नोट्स पढ़ो तो समझ में आ जाए। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप यहां पर सिर्फ वीडियो देखें और बाद में पीडीएफ नोट्स को आप निकलवा लें और उनका प्रिंट आउट ले लें। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग है आपके लिए। तो यहां पर आपका समय भी बच जाएगा और आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। या फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि पहले पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट ले लें, उनको पढ़ लें और उसके बाद वीडियो देखें, तो आपको चीजें और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। आइए अब देखो, इसको आत्मसातीकरण को हमने सॉरी, यह आत्मसातीकरण नहीं है, यह समाविष्टीकरण है। यही समाविष्टीकरण है, समाविष्टीकरण है। जो नॉलेज थी आपकी पुरानी नॉलेज, उसको आपने उसी नॉलेज को चेंज कर दिया, उसी नॉलेज में आपने बदलाव करने की कोशिश करी। एग्जिस्टिंग नॉलेज से काम नहीं बन रहा था, नल जो है वो नहीं खुल रही थी, तो आपने क्या किया? आपने नल खोलने का स्कीमा उस वक्त किसी ना किसी रूप में विकसित किया। यही समाविष्टीकरण है। अनुकूलन की प्रक्रिया में अक्सर ऐसा होता है कि हमें समायोजन और समाविष्टीकरण ये दोनों एक साथ करने पड़ते हैं। तो उस प्रक्रिया में क्या होगा? उस प्रक्रिया में साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन होगा। इक्विलिब्रेशन का मतलब समझ रहे हो? इक्विलिब्रेशन का मतलब है कि कई बार द्वंद्व या दुविधा की स्थिति आ जाए। किसी वस्तु का आपने उस चीज को कोई ऐसी घटना आपने कभी पहले देखी ही नहीं हो, तो आप क्या करोगे? नई और पुरानी धारणाओं के बीच में, नई व पुरानी धारणाओं के मध्य संतुलन स्थापित करना। नई और पुरानी धारणाओं के मध्य आप एक तरह का संतुलन स्थापित करते हो। जब आप अनुकूलन करते हैं तो अकोमोडेशन भी होता रहता है कई बार, यानी कि समाविष्टीकरण भी होता है, आत्मसातीकरण भी होता है। कई बार असिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण से समस्या हल हो जाती है, कई बार समाविष्टीकरण की मदद से हमें समस्या को हल करना होता है। तो ये जो दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, नई धारणा, पुरानी धारणा में जो कमियां हैं वो दूर होती जा रही हैं, नई धारणाएं उसके साथ जुड़ती जा रही हैं। दोनों में एक तरह का बैलेंस बनता जा रहा है, संतुलन बनता जा रहा है, इक्विलिब्रियम बनता जा रहा है। यही नई और पुरानी धारणाओं के मध्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया संतुलनीकरण या साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन कहलाती है। यहां पर साम्य धारण नहीं लिखा हुआ है, जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो संतुलनीकरण के आगे ऑब्लिक साम्य धारण भी लिखा हुआ होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि नोट्स को जरूर प्रिंट आउट ले लें। तो यहां पर आपको पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं वो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। अब आइए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर बढ़ते हैं और जानते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाओं को, जहां से प्रश्न अमूमन बनता है या पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो मुख्यतः 4 अवस्थाओं पे बेस्ड है। पहला है संवेदीगामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अंत में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, संवेदीगामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक रहती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक रहती है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष। तो इस प्रकार से हम अब प्रत्येक अवस्था की विशिष्टताओं को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को अगर आप जानें
एक लाइन में हम पढ़ तो सारी अवस्थाएं लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये अवस्थाएं कहती क्या हैं? तो ये अवस्थाएं ये कहती है कि जीवन की हर अवधि, हर स्टेज पर व्यक्ति के संज्ञान का निर्माण कैसे होता है। बात यही है, कुल मिलाकर बात यही है कि संज्ञान का निर्माण कैसे होगा। और इसमें पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जिसमें ज्ञानेंद्रियों की भूमिका प्रमुख होती है। ज्ञानेंद्रियों की भूमिका प्रमुख कैसे? कि व्यक्ति देखकर, छूकर, चीजों को पकड़कर, ठीक है, देखकर, छूकर, पकड़कर, इन सब गतिविधियों के जरिए किसी भी चीज के प्रति अपने संज्ञान का निर्माण करता है। अब जैसे मान लो ये बोतल ही है, अब ये स्टील की बोतल है, बच्चे को थोड़ी पता है ये स्टील है, ये विद्युत का या ऊष्मा का सुचालक है, कुचालक है, ये विज्ञान थोड़ी पता है बच्चे को। बच्चा तो उस बोतल को देखेगा, घूमता फिरता आएगा, इस बोतल के हाथ लगाएगा, हाथ लगते ही ताता लगेगा, ताता लगते चिल्लाने लग जाएगा, यानी उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि इस चीज के हाथ नहीं लगाना, ये काम की नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, बच्चों को कोई एक ऐसी चीज पकड़ा दो तो बच्चे उसको मुंह में लेके इस तरह से खा पी के देखते हैं कि भाई ये काम की है या नहीं है, ये कुछ खाने लायक आइटम है कि नहीं है। तो इस अवस्था में बच्चा अक्सर कोई भी चीज उसे दी जाती है तो मुंह में रखने की कोशिश करता है, खासतौर पर जब हम संवेदी गामक अवस्था की बात करते हैं। अब इस संवेदी गामक अवस्था को पियाजे साहब 6 उप अवस्थाओं में बांट देते हैं। कितनी उप अवस्थाओं में? 6 उप अवस्थाओं में बांट देते हैं। आइए एक एक उप अवस्था के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सिव एक्शंस, जिसमें प्रतिवर्त क्रियाएं बहुत होती हैं। यह जन्म से 1 माह तक होती है। दूसरी है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज, ये 1 से 4 माह तक होती है। फिर गौण वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, ये 4 से 8 माह की होती है। फिर गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, तो स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था 8 से 12 माह तक चलती है। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटीज की जो समस्या है, अवस्था है, माफ कीजिएगा, वो 12 से 18 माह तक रहती है। और मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज, मेंटल कॉम्बिनेशन से नए जो मीन्स ढूंढने की जो अवस्था है, वो 18 से 24 माह तक रहती है। तो अंतिम 2 अवस्थाएं आप देख सकते हैं 6-6 माह की होती है। उसके बाद ये अवस्था करीब करीब 4 माह की होती है, और ये पहली अवस्था है वो 1 माह तक ही होती है। अब हर एक उप अवस्था, संवेदी गामक अवस्था की जो उप अवस्थाएं हैं, उनमें प्रत्येक उप अवस्था की कुछ विशिष्टताओं को आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था की, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की जो स्टेज है। सवाल सबसे पहले यह बनता है कि साहब रिफ्लेक्स एक्शन ही क्या होते हैं? हम सभी के जीवन में कुछ मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार दृष्टिगत होते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का मतलब ऐसा व्यवहार जिसे हमने कहीं से सीखा नहीं है, वो अपने आप हमारे अंदर आ गया। जैसे मान लो एक बेसिक रिफ्लेक्स की बात करूं, बेसिक प्रतिवर्त की बात करूं, तो सबसे साधारण प्रतिवर्त की अगर हम बात करें तो एक प्रतिवर्त है जम्हाई लेना। किसी ने सिखाया आपको जम्हाई लेना? या फिर आप कहीं बैठे और आपका कोई दोस्त आपके सामने और आप उसकी आंखों में ऐसे मारो और उसने ऐसे आंखें बंद कर ली क्योंकि आंखों में हवा आई। तो ये जो एक्टिविटी थी, या आप किसी दोस्त को बोला कि भाई इधर आ, उसने कहा हाँ बोल, कान में उसके आते कैसे ये किया, उसने कहा यार क्या कर रहा है। तो ये जो एक्टिविटी उस व्यक्ति ने दिखाई, ये सब कहलाते हैं प्रतिवर्त। सहज क्रिया की प्रतिक्रिया करने का जो मूल प्रवृत्त्यात्मक तरीका होता है वो प्रतिवर्त कहलाता है। सच प्रतिवर्त कभी आपके पूछा नहीं जाएगा, लेकिन प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था है, इसीलिए जानना जरूरी है। तो पहली स्टेज में बालक प्रतिवर्त क्रियाओं का प्रदर्शन करता है, आप चेक कर सकते हो। तो इस अवस्था की खासियत क्या है कि इस अवस्था में प्रतिवर्त क्रियाएं दृष्टिगत होती हैं। प्रतिवर्त क्रियाओं का परिलक्षण होता है। इसमें चूसने का प्रतिवर्त, सकिंग, प्रमुख है।
देखिए, जब मां के स्तन्यपान के द्वारा बालक अपना भोजन ग्रहण करता है, दूध पीता है, तो वो जिस प्रकार की एक्टिविटी करता है वो एक तरह की प्रतिवर्त है। और जब अकस्मात, पियाजे कहते हैं अचानक से, एक्सीडेंटली, कई बार ऐसा होता है या हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली किसी रोज उसका अंगूठा उसके मुंह के पास चला जाता है और फिर उसे इस कार्य को करने में आनंद आने लग जाता है और यहीं से प्रतिवर्त प्रारंभ हो जाते हैं। तो एक्सीडेंटली कई बार कुछ चीजें होती हैं, यह बात पियाजे साहब बहुत क्लियरली कहते हैं। तो पहली चीज, पहली उपावस्था जिसमें प्रतिवर्त क्रियाएं सबसे ज्यादा होती हैं, रिफ्लेक्स एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। दूसरी अवस्था की बात करते हैं, प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज की। सर्कुलर, प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो वृत्तीय हो। यहां पर दो शब्द हैं, पहले एक शब्द दिया हुआ है प्रमुख। इस अवस्था में होने वाली घटनाएं प्रमुख क्यों हैं? क्योंकि ये इस अवस्था के लिए लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में ये घटनाएं प्रमुख होती हैं, प्रमुखतः दृष्टिगत होती हैं, इस अवस्था में प्रमुख होती हैं, इसी अवस्था में दिखाई देंगी। फिर आप कहेंगे कि साहब वृत्तीय शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ है इसके लिए? वृत्तीय इसलिए हुआ है क्योंकि इस अवस्था में जितनी भी गतिविधियां बालक करता है उन्हें बार बार रिपीट करता है, दोहराता है। ये घटना या ये गतिविधियां, यह गतिविधियां दोहराई जाती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। रिपीट होने के कारण ही इन्हें सर्कुलर एक्टिविटीज कहा जाता है। इस उपावस्था में क्या होता है कि प्रतिवर्त क्रियाएं बार बार दोहराई जाती हैं और दोहराने के कारण अक्सर ऐसा होता है कि एक दूसरे में समन्वित होती है और फिर परिवर्तित हो जाती हैं। घटनाएं, प्रतिवर्त क्रियाएं दोहराई जाएंगी, दोहराना, और फिर एक दूसरे में समन्वित होकर, एक दूसरे से मिक्स होकर, एक दूसरे से समन्वित होकर परिवर्तित होना, परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि बालक इस अवस्था में 1 महीने का हो जाए तो निपल के लिए, मां के स्तन्य से जब वो स्तन्यपान कर रहा है बालक, उसके लिए, और अगर बालक चम्मच से उसे कुछ पिलाया जाए तो उसके लिए अलग अलग प्रकार से मुंह को खोलेगा या मुंह की आकृति बनाएगा, क्योंकि अब उसे पता चलने लग जाता है कि दोनों प्रकार की गतिविधियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ अलग अलग हैं। इसीलिए इस अवस्था में प्रमुख एक्टिविटीज यही होती हैं। आप इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हो कि एक बालक इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको भी देखना, मुंह में रखना, खिलौनों को मुंह में लेना, ऐसा करने लग जाता है। तो निपल और चम्मच के लिए अलग अलग प्रकार से मुंह खोलना, ये पियाजे ने ऑफिशियली जो अपना रिसर्च की थी, पब्लिकेशन किया था उसका, उसमें ऑफिशियली ये लाइन कोट करी थी इस अवस्था को समझाने के लिए कि प्रमुख वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था जो होती है, उस अवस्था में बहुत सारे प्रतिवर्त एक दूसरे के साथ समन्वित होते हैं, मिक्स होते हैं और फिर उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, बदलाव आना शुरू हो जाता है उन क्रियाओं में। तीसरी अवस्था जिसको हम कहते हैं गौण वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, गौण यानी कि सेकेंडरी, सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी। 4 से 8 माह तक। अब इस अवस्था में क्या होगा विद्यार्थियों? इस अवस्था में ऐसा देखा जाता है कि बालक प्रायः वस्तुओं को उलटना पुलटना सीख जाता है, वस्तुओं को उलटना पुलटना सीख जाता है।
इसके लिए पियाजे ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, रीचिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट। रीचिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट। पियाजे के एक बेटे थे लॉरेंट। पियाजे ने गतिविधि क्या की कि लॉरेंट के सामने उन्होंने क्या किया, हेलो आवाज आ रही है, हाँ, पियाजे ने लॉरेंट के सामने 2-4 ऐसी डॉल्स रख दी। अब लॉरेंट का अकस्मात, मैंने कहा था ना एक्सीडेंटली चीजें सीखता है, इस अवस्था में एक्सीडेंटली चीजें सीखता है। लॉरेंट का हाथ अचानक एक डॉल पर गिरा, वो डॉल गिरी, गिरते ही उसमें से आवाज आई, वो आवाज उसे अच्छी लगी। अब बालक उसी गतिविधि को बार बार दोहरा रहा है, बार बार उसी कार्य को वो कर रहा है। वो बच्चा जो पहले अंगूठा दे रहा था मुंह में, अब उसको आप कोई ऐसी चाबी पकड़ा देते हो, अक्सर आती है ना छोटे बच्चों के लिए चाबी जो मुंह में रखी जाती है, इस तरह की चीजों को वो मुंह में रखने लग जाता है। उससे क्या होता है आप देखिए, यही अवस्था होती है जब बच्चे के दूध के दांत आते हैं, और इसी अवस्था में गौण वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, यानी वस्तुओं के साथ वो मैनिपुलेशन करना भी इस अवस्था में सीख जाता है। अब इसको लेकर आप ऐसे समझ सकते हो कि वो उन्हीं क्रियाओं को ज्यादा करेगा, उन्हीं क्रियाओं को ज्यादा करेगा जिन्हें करने में उसे मजा आएगा। बालक उन्हीं क्रियाओं को करता है जो उसे मनोरंजक प्रतीत होती है। लॉरेंट के उदाहरण से मैंने बताया ना कि लॉरेंट के सामने डॉल रखी, एक डॉल को उसने मारा, डॉल गिरी, गिरते उसे आवाज आई, अब वो बार बार वही कार्य कर रहा है। और अक्सर आपने देखा होगा कि इस अवस्था में बच्चा कोई गुड़िया या कोई खिलौना जिसको ऐसे बार बार अगर पिटे, ढम ढम धम धम ऐसे कुछ करे और उससे कुछ झनझना झुंझुने की सी जो आवाज आए, उसके साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। हमें लगता है कि उस बच्चे को झुंझुने के साथ खेलना अच्छा लगता है, नहीं, दरअसल वो झुंझुने से जो आवाज आ रही है ना, झुंझुने को जो पीट रहा है तो छन 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 ये जो आवाज उसे आ रही है, आवाज उसे अच्छी लगती है, और इस आवाज के कारण वो उस गतिविधि को बार बार खुद से करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बच्चों के साथ बड़े भी खेलते हैं। पियाजे ने इसके लिए एक शब्द भी इस्तेमाल किया, मैं वो आपको लिखवा भी रहा हूं, और इस वक्त आप उसे वीडियो की फॉर्म में अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो कि पियाजे ने अपने जो बच्चे थे उनके साथ एक गेम खेला, जिस गेम को कहते हैं पैट अ केक गेम। पैट अ केक गेम। इस पैट अ केक गेम में आप देखिए कि एक महिला है जो इस बच्चे के साथ खेल रही है, और पियाजे ने इस बात को ऐसे ही समझाया कि इस अवस्था में बच्चा बड़ों के साथ जो सक्रिय खेल होते हैं, बड़े अगर उनके साथ कोई गतिविधि कर रहे हैं तो उसमें वो भाग नहीं ले पाता, लेकिन उसे मजा बहुत आता है, और आप इस वीडियो में ये चीज देख भी पा रहे होंगे। बहरहाल पैट अ केक गेम को आप समझ सकते हो कि सक्रिय खेल में भाग नहीं ले पाता है, सक्रिय खेल में भाग नहीं लेना। ठीक है, क्लियर हुई बात? आइए आगे बढ़ते हैं और अगली अवस्था को, अगली उप अवस्था को समझते हैं। यह गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। ये सेकेंडरी स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था है। अब इस अवस्था को आप ध्यान से देखिएगा। ये बच्चा, इसकी मां इसके साथ एक ऐसे खिलौने के साथ खेल रही है, और इसको अक्सर हम वैसे भी खिलौने को देखते हैं, बच्चे को अपन खिलाते हैं और बोलते हैं ले बाबा ले गया तेरा खिलौना। उसको लगता है कि सही में हाउ ले गया या बाबा ले गया, हाबू ले गया। तो इस अवस्था में बच्चे को ये चीजें समझ में आने लग जाती है, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, जीवन में कभी भी नहीं भूलना इस बात को कि ये जो अवस्था है 8 से 12 माह की, ठीक है, चौथी अवस्था जो है, इस अवस्था में बालक का लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नजर आता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार
गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसी अवस्था में दृष्टिगत होता है या फिर नजर आता है। यानी कि बालक के जो व्यवहार हैं लक्ष्य निर्देशित हैं, उद्देश्य परक हैं, और इस अवस्था में ऐसा भी होता है कि उसके जो स्कीम्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स जो हैं उसकी, वो डिफरेंट स्कीम्स एक दूसरे के साथ समन्वित होकर, अब तक जितनी भी चीजें उसने सीखी थी, वो चलने भी सीख लिया उसने, किसी चीज को पकड़ना उसने सीख लिया, छोटी छोटी चीजें होंगी ना, मुंह में रखना सीख लिया। इन सभी चीजों के कारण जो स्कीम, याद करो वो व्यवहार जो बार बार दोहराया जा रहा था, और इससे पहले की अवस्थाएं कैसी थी, सर्कुलर थी, वृत्तीय थी, यानी दोहराई जा रही थी। तो इससे पहले जो स्कीम विकसित हुई, विकसित स्कीम समन्वित होकर समस्या समाधान में सहयोग करती है। इसके लिए पियाजे ने एक एक्टिविटी करवाई थी, और वो एक्टिविटी थी ऑब्जेक्ट हिटिंग टास्क। ठीक है, ये एक एक्टिविटी थी जो इसके लिए पियाजे ने करवाई थी। अब ये एक्टिविटी क्या थी, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये ऑब्जेक्ट हिटिंग टास्क, ऑब्जेक्ट हाइडिंग टास्क, हाइडिंग टास्क भी इसे कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हाइड कर दिया। ठीक है, ये मैं एक्टिविटी पियाजे के द्वारा जो करवाई गई है वो क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ग्रेड 1 में 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि पियाजे ने अहम केंद्रवाद को समझाने के लिए कौन सी एक्टिविटी की थी। तो क्या पता क्वेश्चन आ जाए कि पियाजे इस अवस्था की विशेषता को समझाने के लिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को समझाने के लिए, या यूं कहूं ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझाने के लिए कोई चीज, कोई एक्टिविटी करवा रहा था। वो उस एक्टिविटी का नाम क्या था, तो उसका नाम ये था। अब आइए इस एक्टिविटी को समझते हैं। इस एक्टिविटी को करवाने के लिए पियाजे ने क्या किया, पहले अपने बच्चे को एक खिलौना दिखाया, उस खिलौने को फिर यूं करके हबू ले गया और एक चद्दर के नीचे छुपा दिया। ठीक है, इससे पहले बालक का जो स्कीमा था, बालक की जो नॉलेज थी, बालक का जो संज्ञान था, उस संज्ञान की एक बड़ी परिसीमा थी, एक कमी थी। वो ये थी कि बालक को लगता था कि कोई चीज अगर दृष्टि से ओझल हो जाती है तो वो दिमाग से भी चली जाती है, मतलब उसका अस्तित्व नहीं रहता। दृष्टि से ओझल, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। कोई चीज अगर उसके आंखों के आगे से चली जाएगी तो उसे लगेगा कि ऐसी चीज अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन इस एक्टिविटी को करने के बाद पियाजे ने देखा कि बच्चे को जब ये पता चला कि चद्दर के नीचे कोई खिलौना रखा गया है, तो सबसे पहले तो वो चद्दर के पास गया, चद्दर को उठाया, यानी उठाने की एक स्कीम, एक तरीका उठाने का, एक व्यवहार, कोई चीज पकड़ के उठाना, और दूसरे में उसने वो जो चद्दर के नीचे खिलौना था उस खिलौने को रख दिया और उस खिलौने को पकड़ लिया। यानी ये दो पकड़ना, तो इस प्रकार से दो अलग अलग गतिविधियां उसने एक साथ करी। ध्यान से सुनना, दो अलग अलग गतिविधियां उसने एक साथ करी ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ताकि अपने गोल तक वो पहुंच सके, अपने डेडिकेटेड उद्देश्य परक व्यवहार का वहां पर वो प्रदर्शन कर सके। और इसी की बात पियाजे साहब इस अवस्था में करते हैं। ठीक है, अब यहां पर पियाजे एक और बात कहते हैं कि इन सब को देखने के कारण हम कह सकते हैं कि इस अवस्था के आसपास 8 से 12 महीने के आसपास बालक में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व के गुण भी दिखने लग जाते हैं। आप कहेंगे कि साहब वस्तु स्थायित्व ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? तो अभी ध्यान करो, मैंने क्या कहा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। कोई चीज बालक के आंखों के आगे नहीं है तो उसे लगता है कि वो चीज अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन अब उसे अगर ये पता चल रहा है कि चद्दर के नीचे भी कुछ छुपाया हुआ है, इसका मतलब वो चीज उसे दिखाई नहीं दे रही, उसके बावजूद उसे पता है कि यहां पर कोई चीज रखी हुई हो सकती है। तो
ये बात एनसीईआरटी भी कहती है कि 8 महीने के बाद बालक में ऑब्जेक्ट परमानेंस की विशेषता नजर आने लग जाती है। यानी कोई चीज अगर दृष्टि से ओझल हो जाए उसके बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है। आप कहेंगे कि कैसे? मैं आपसे कहूं कि क्या आप कभी अमिताभ बच्चन से मिले हो? क्या इस वक्त आपके सामने अमिताभ बच्चन बैठे हैं? क्या इस वक्त आपके सामने भारत के या आपके पास में जो प्रधानमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, क्या ये लोग आपके सामने हैं? लेकिन इन लोगों का एक अस्तित्व है। ये एक जीती जागती शख्सियत हैं जो इस वक्त इस धरती पर मौजूद हैं। इनका एक अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में इस वक्त ऑब्जेक्ट परमानेंस है। जो चीज हमारी आंखों के आगे नहीं है उसके बावजूद हमें पता है वो चीज एग्जिस्ट करती है। ताजमहल एग्जिस्ट करता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एग्जिस्ट करती है, लाल किला एग्जिस्ट करता है। इस प्रकार से की जो सोच है, जो चिंतन है, उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। आइए, लेकिन इस ऑब्जेक्ट परमानेंस की एक बड़ी परिसीमा पियाजे ने बताई। पियाजे ने कहा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस के लक्षण दिखने तो लग गए, लेकिन यह पूर्णतः विकसित नहीं हुआ। अभी पूर्णतः विकास नहीं हुआ है, इसका पूर्णतः जागरूकता नहीं आई है। आप कहेंगे कि पूर्णतः जागरूकता का मतलब? पूर्णतः जागरूकता को समझाने के लिए पियाजे ने इसी एक्सपेरिमेंट को एक दूसरे तरीके से किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने दिया ए नॉट बी सर्च। क्या नाम दिया? ए नॉट बी सर्च। ए नॉट बी सर्च। आप कहेंगे कि साहब ये ए नॉट बी सर्च क्या होता है? ए नॉट बी सर्च अभी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा कि ये ए नॉट बी सर्च क्या होता है। पियाजे ने चद्दर के नीचे खिलौना तो रख दिया और बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ भी गया था थोड़ा बहुत, लेकिन पियाजे ने क्या किया, पीछे से उस खिलौने को बच्चे से छुपाकर उसी चद्दर के नीचे एक डब्बा रखा हुआ था, उस डब्बे में रख दिया। समझ रहे हो? लेकिन बच्चे ने अभी भी उस खिलौने को पहली ही जगह देखा। ए नॉट बी सर्च का मतलब है कि ए नामक जगह पर आपने एक खिलौने को छुपाया और बाद में आप उस खिलौने को बच्चे से ओझिल होते हुए बी जगह पर ले गए, तो बच्चा अभी भी ए जगह पर ही देखेगा, बी जगह पर खिलौने को सर्च नहीं करेगा। यही ए नॉट बी सर्च है और यही ये बताती है कि जिस ऑब्जेक्ट परमानेंस के लक्षण उस बच्चे में अभी दिखने शुरू हो गए हैं वो पूर्णतः विकसित नहीं हुई। वो पूर्णतः 18 माह के बाद जाती हुई विकसित होने लग जाती है जब हम छठी अवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, ए नॉट बी सर्च समझ में आ गया। अब बात करते हैं तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था की, टर्शियरी सर्कुलर एक्टिविटीज। टर्शियरी सर्कुलर एक्टिविटीज को जानने की कोशिश करते हैं, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था को जानने की कोशिश करते हैं। यह तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्थाओं की खास बात यह है कि इस अवस्था में प्रयास एवं त्रुटि की मदद से, ध्यान से सुनना, इस अवस्था में ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि की मदद से बालक समस्या का समाधान करना शुरू कर देता है। आप देखिए, ये इस तरह के जो खिलौने बच्चे खेलते हैं, अक्सर ऐसा देखा है, बच्चे किसी चीज को दूसरे में फिट करना, फिर उसे लगता है कि नहीं ये वाली फिट नहीं हो रही तो दूसरी वाली फिट करना, इस तरह के जो जिगसॉ पजल टाइप के जो खेल होते हैं वो बच्चे इस अवस्था में खेलने लग जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बालक का अन्वेषी व्यवहार प्रयास एवं त्रुटि के रास्ते समस्या समाधान में सहयोग करता है। प्रयास एवं त्रुटि के रास्ते से समस्या समाधान में यह अन्वेषी व्यवहार जो है बालक का, वो उसका सहयोग करता है। यानी अब वो छड़ी की मदद से खिलौनों को सरका सकते हैं, या कोई शेप डब्बे में कुछ फिट करना जैसी कोई गतिविधियां हैं उनको
कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज वो बच्चे जो हैं वो करते हैं और इसीलिए इसे टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटीज कहा जाता है। प्राइमरी से हुआ सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी। और पियाजे कहते हैं कि ये जो व्यवहार है उनका, ये व्यवहार उनके अन्वेषी व्यवहार को तो बल देता ही है और वो जो कमी ऑब्जेक्ट परमानेंस में ए नॉट बी सर्च थी उस कमी को दूर करने की भी कोशिश करता है ये वाला अन्वेषी व्यवहार। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद आती है इसी अवस्था की अंतिम अवस्था, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज। सर्चिंग न्यू मीन्स बाय मेंटल कॉम्बिनेशन। कहते हैं इस अवस्था तक बालक में एक प्रकार का चिंतन प्रारंभ हो जाता है। चिंतन प्रारंभ हो जाता है। चिंतन कैसे प्रारंभ हो जाता है अभी एक ही मिनट में आपको समझाते हैं। और ये जो चिंतन प्रारंभ होता है, इस चिंतन में मानसिक प्रतिबिंबन, मानसिक प्रतिबिंब, मेंटल कॉम्बिनेशन या फिर मेंटल रिफ्लेक्शन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, इसकी बड़ी भूमिका होती है। आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है साहब, ये समझाओ। इसका मतलब यह है कि एक छोटा बच्चा है, गाड़ी चला रहा है, दीवार पे हमारी गाड़ी मान लो भिड़ गई दीवार के किसी कोने पे, तो उसके दिमाग में एक संप्रत्यय विकसित हो गया, एक चिंतन विकसित हो गया कि नहीं, इससे आगे ये गाड़ी नहीं जा सकती है। वो गाड़ी की दिशा बदलता है और अपनी गाड़ी को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ देता है। पियाजे ने इस चीज को समझाने के लिए अपनी बेटी जो लूसी थी उसको उसके इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए समझाया था। मैंने जो आपको बताया था वो ये लूसी वाला एक्सपेरिमेंट है। उसने कहा वो लूसी गाड़ी चला रही थी गेट पर, सॉरी जमीन पर, और जिसने देखा कि जैसे ही सामने दीवार आई तो उसके दिमाग में एक इमेज बनी कि नहीं, अब ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती, यानी एक ऑब्जेक्शन है, एक ऑब्स्टेकल है, एक तरह का अवरोध है, और उसने अपनी गाड़ी की दिशा परिवर्तित कर ली। यानी कि उसके दिमाग में एक मानसिक संयोग, एक मेंटल कॉम्बिनेशन है जिसके जरिए वो नए साधन खोजने की कोशिश कर रही है अपनी समस्या के समाधान के लिए, अपने कार्य को आगे ले जाने के लिए। और इसी प्रक्रिया को समझाते हुए पियाजे कहते हैं कि बालक में ऑब्जेक्ट परमानेंस पूर्णतः विकसित हो जाता है। पूर्णतः विकसित हो जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस के लक्षण 8 महीने के आसपास दिखने लग जाते हैं और ये इस अवस्था के अंत तक आते आते पूरी तरह विकसित हो जाता है। तो यहां पर हमने एक तरह से पियाजे के संवेदी गामक अवस्था की सभी अवस्थाओं को, उप अवस्थाओं को समझने की कोशिश की, समझने की चेष्टा की, समझने का प्रयास किया। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अब तक हमने जो भी पढ़ा है उन सारी चीजों को। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञान क्या था। तो मैंने कहा कि जिस परिवेश में हम रहते हैं उसमें विद्यमान जो भी वस्तु, व्यक्ति, घटनाओं के बारे में हमारा जो चिंतन है, जो अवबोध है, जो हमारी धारणा, अवधारणा विकसित होती है, वही संज्ञानात्मक विकास है। इसके अंदर संज्ञानात्मक विकास के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है वो पियाजे साहब ने किया है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट अपने आप को कहते थे, बिने साहब के असिस्टेंट भी रहे हुए हैं। संज्ञानात्मक विकास की एक सामान्य व्याख्या प्रस्तुत की जिसके अंतर्गत बताया कि 4 अवस्थाएं हैं जो सार्विक हैं, यूनिवर्सल हैं, अपरिवर्तनशील हैं, ना तो छोड़ा जा सकता है किसी को, ना ही टाला जा सकता है। सबसे पहले स्कीम जो व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न है जिसे दोहराया जा सके। स्कीमा किसी भी विषय पर ज्ञान का एक संगठित समूह है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे एकत्रित रहता है। फिर जैसे मैंने एक स्कीमा को समझाने के लिए बिल्ली का उदाहरण दिया आपको, मैंने गाय का भी उदाहरण दिया। उसके बाद अनुकूलन की वातावरण में जो बदलाव होते हैं उसके आधार पर आप स्वयं को बदलें। किसी भी आई हुई समस्या का आप कैसे हल कर रहे हैं, कैसे उसका समाधान कर रहे हैं, वो अनुकूलन है। अब ये या तो पुराने ज्ञान से ही समस्या हल हो जाएगी या हर समस्या के लिए आपको नया ज्ञान लेना पड़ेगा। पुराने ज्ञान से जब आप समस्या को हल करते हैं, मौजूदा जानकारी की मदद से किसी समस्या का समाधान करते हैं तो आत्मसातीकरण है। और नई समस्या, नई जानकारी, तो इसका मतलब समाविष्टि
करण है जिसको अकोमोडेशन कहते हैं। मैंने नल वाले उदाहरण से आपको समझाया था। इस सब पूरी प्रक्रिया, अनुकूलन की प्रक्रिया के चलते आपके दिमाग में नई अवधारणाएं बनती रहेंगी, पुरानी अवधारणाएं जाती रहेंगी। तो इनके बीच में एक व्यक्ति के नाते आपको एक संज्ञानात्मक विकास के लिए आतुर व्यक्ति के नाते आपको अपने अंदर बैलेंस बनाना पड़ेगा, संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। वही इक्विलिब्रेशन है और वही संतुलनीकरण है। फिर पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15। पहली थी संवेदीगामक अवस्था, जिसमें संज्ञान के निर्माण में, स्कीमा के निर्माण में ज्ञानेंद्रियों की भूमिका प्रमुख होती है। छूकर, पकड़कर, मुंह में रखकर व्यक्ति चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्ति करता है। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जो जन्म से 1 माह रहती है। प्रमुख वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था 1 से 4 माह। गौण वृत्तीय 4 से 8 माह। गौण स्कीमेटा 8 से 12 है। तृतीय वृत्तीय 12 से 18। मानसिक संयोग 18 से 24। उसके बाद पहले प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन की एक्टिविटी भी कहते हैं, जो जन्म से 1 माह रहती है। प्रतिवर्त सबसे ज्यादा होते हैं, इसमें प्रतिवर्त क्रियाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। दूसरी थी इसमें प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। वृत्तीय क्योंकि बार बार घटनाएं दोहराई जाती हैं, प्रमुख क्योंकि इस अवस्था में प्रमुख होती हैं। वो परिवर्तित क्रियाएं जो दोहराई जाती हैं वो एक दूसरे से समन्वित होकर परिवर्तित होती हैं। इसीलिए जो बच्चा पहले अंगूठा चूस रहा था वो अब इस प्रकार के खिलौनों को मुंह में रखना शुरू कर देता है। फिर सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज, जिसमें वस्तुओं को उलटना पलटना सीख जाता है वो, और उन्हीं क्रियाओं को करता है जो उसे मनोरंजक लगती हैं। पैटक एक गेम का वीडियो भी हमने इसमें देखा। फिर हम बात करते हैं गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, जिसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार दिखाई देने लग जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आना शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्णतः जागरूकता नहीं आती। ए नॉट बी सर्च इसमें रहती है। फिर बात करते हैं तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसमें ट्रायल एंड एरर के द्वारा बालक किसी भी कार्य को करने की कोशिश करता है। कोई एक चीज उससे नहीं हो रही है तो वो दूसरे तरीके से उसे करने की कोशिश करेगा। फिर आपकी अंतिम अवस्था जो आती है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की, इसमें बालक का चिंतन थोड़ा सा विकसित होना शुरू हो जाता है। मानसिक प्रतिबिंब, मेंटल रिप्रेजेंटेशन आना शुरू हो जाता है। मानसिक प्रतिनिधित्व के जरिए चीजों को करता है। ल्यूसी का एक्सपेरिमेंट पियाजे ने किया। लूसी गाड़ी चला रही थी और देखा सामने कोई अवरोध आ गया तो गाड़ी की दिशा उसने बदल दी। इसका मतलब लूसी के दिमाग में एक इमेजिनेशन, एक संकल्पना विकसित हो गई है, एक अवधारणा विकसित हो गई है कि इस तरह से एक अवरोध आया हुआ है, मुझे अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। तो मेंटल कॉम्बिनेशन, मानसिक संयोग द्वारा लूसी नए साधनों की खोज कर रही है और इसी के जरिए पियाजे ने कहा कि अब ऑब्जेक्ट परमानेंस पूर्णतः विकसित हो चुका होता है। तो यहां पर हमने पियाजे साहब के इस अवस्था की पहली अवस्था को समझने की कोशिश करी, जो 4 अवस्थाएं हैं। आइए अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।